एक स्टेटमेंट मुझे आपका याद आ रहा है, आपने कहा कि शरद पवार और एनसीपी आपके संपर्क में थे लोकसभा चुनाव के दौरान। क्या हुआ था वो वाकया विधानसभा चुनाव में? हाँ, पिछले विधानसभा में। देखिए अभी ये तो क्या है, ये सारी चीज़ें पुरानी हो गई, थोड़ा छोड़ कहानी दीजिए। बता दीजिए एक बार। नहीं, ऐसा है कि जब नई सरकार बनने का वक्त आया और ये ध्यान में आया कि उद्धव जी को कुर्सी बुला रही है और उद्धव जी हमारे साथ नहीं आएंगे, ऐसे समय एनसीपी से कोई प्रस्ताव हमारे पास आया था, तो हमने उस पर विचार किया और हमने कहा कि चलो राजनीति में तो जिंदा रहना पड़ता है, अगर उद्धव जी हमारे साथ इस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं तो इनके प्रस्ताव पर विचार करें। तो इसलिए फिर हमारी कुछ मीटिंगें हुई, शरद पवार जी के साथ हुई, ये तय हुआ हम मिलकर सरकार तैयार करेंगे। हमने सारे निर्णय ले लिए और निर्णय लेने के बाद जब बस शपथ लेंगे ऐसी परिस्थिति आई तो शरद पवार जी पीछे हट गए। देवेंद्र जी, जो आरोप लगते हैं उनमें से एक बड़ा आरोप यह है कि यहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो गुजरात की तरफ जा रहे हैं। 4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम हैं, आपको बेहतर पता होगा। और जो डेवलपमेंट का काम होता है वो काम आगे नहीं बढ़ रहा है, वो काम गुजरात की तरफ जा रहा है। इसके बाद मैं आपसे एक और चीज़ पूछूंगा इसमें। देखिए हमारे जो विरोधी लोग हैं ना, गुजरात को ज़रूरत ही नहीं, उनको कोई पब्लिसिटी की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे जो विरोधी है वही गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वही रोज़ गुजरात की तारीफ़ करते हैं। मैं एक छोटा सवाल पूछता हूँ कि देश में जितना विदेशी निवेश आया उसका 52% महाराष्ट्र में आया। नहीं, लेकिन इसका एक काउंटर भी है देवेंद्र। नहीं, हाँ। बात पूरा सुन लीजिए। 52% महाराष्ट्र में आया और हमारे बात के जो है ना, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सबको एक साथ मिला दीजिए, उससे ज़्यादा निवेश हमारे पास आया है। इंडस्ट्रीज़ की अगर आप बात करें, देखिए एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, सब लोग प्रयास करते हैं, तो 10 इंडस्ट्री हमारे आएगी तो 2 इंडस्ट्री उनके पास भी जाएगी। आज देश में सबसे ज़्यादा निवेश महाराष्ट्र में, देश का स्टार्टअप कैपिटल महाराष्ट्र, देश के सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न महाराष्ट्र में, देश में सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर महाराष्ट्र में, देश का डेटा सेंटर कैपिटल महाराष्ट्र बन गया। 65% डेटा सेंटर कैपेसिटी हमारी, देश का सबसे बड़ा पोर्ट महाराष्ट्र में, जो देश का अभी सबसे बड़ा पोर्ट है जेएनपीटी, उससे 3 गुना बड़ा पोर्ट अभी वाड़वड़ में हम तैयार कर रहे हैं। तो मुझे यह लगता है ये सारी चीज़ें हमने की हुई है, लेकिन एक नरेटिव फैलाने की दृष्टि से हमारे विरोधी महाराष्ट्र को बदनाम करते हैं और रोज़ गुजरात का गुणगान गाते हैं। उनको गुजरात का गुणगान गाने दीजिए, महाराष्ट्र को कोई रोक नहीं सकता। महाराष्ट्र नंबर 1 था, है और रहेगा। मेरा इशारा था उद्धव जी का ये कहना कि जो धारावी रीडेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है वो अडानी को दिया गया है और अगर उनकी सरकार बनेगी तो ये कैंसिल कर देंगे। देखिए पहली बात तो उनका ये जो स्टेटमेंट है ना, इसके 2 चीज़ें हैं। पहले तो उनकी सरकार आने वाली नहीं है, ये बात पक्की। दूसरा मेरे मन में कोई शक नहीं है कि उनकी सरकार आ गई तो उसको कैंसिल करेगी, क्योंकि जब वो 2019 में सरकार में आए, कोस्टल रोड रोक दिया, ट्रांस हार्बर लिंक रोक दी, मेट्रो रोक दिया, बुलेट ट्रेन रोक दिया, वाड़वंड पोर्ट रोक दिया, जलयुक्त शिवार रोक दिया। तो उनको रोकने का शौक है। देखिए एक अपना शौक होता है, हमको काम करने का शौक है, डेवलपमेंट का शौक है, उनको रोकने का शौक है, तो वो ज़रूर रोके। ये बात करते हैं, एक तो पहली बात ये है, धारावी अडानी की कंपनी को नहीं गया है, डीआरपी को गया है। जिस डीआरपी में हमारी हिस्सेदारी है, महाराष्ट्र सरकार की हिस्सेदारी है, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, इसमें महाराष्ट्र सरकार की हिस्सेदारी है। दूसरा, ये जो टेंडर हुआ, इस टेंडर की सारी कंडीशंस उद्धव ठाकरे जी की कैबिनेट ने मंजूर की हुई है, सारी कंडीशन। ये टेंडर कैसा निकले, इसमें क्या सारी चीज़ें रहे। हमने तो क्या किया, हमने आने के बाद एक ही निर्णय इसमें किया कि उन्होंने इस टेंडर में टीडीआर की कीमत पर कैप नहीं रखी थी। तो होता ये था कि जो भी सक्सेसफुल बिडर होता वो मुंबई के टीडीआर का मालिक होता और उस टीडीआर को पूरे तरीके से वो मोनोपोलाइज करता। हमने टीडीआर में कैपिंग कर दी और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टीडीआर डाल दिया। तो उसके कारण अब इसमें कोई भी टीडीआर का मालिक नहीं बन सकता
और मार्केट को मोनोपोलाइज नहीं कर सकता। इनको लोगों को अटकाने में, भटकाने में और लटकाने में ही मज़ा आता है। धारावी के लोगों को इनको घर देना ही नहीं है। इनको हमेशा लोगों को उसी व्यवस्था में रखना है, उसी गंदगी में रखना है, उसी प्रकार से नर्क की यातनाएं भोगने के लिए रखना है और केवल अपनी रोटियां सेकनी है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, धारावी बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, गरीब आदमी को घर मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा और उसके जीवन में परिवर्तन हम लाकर दिखाएंगे। ये उद्धव जी की आदत है। अगर उनकी सरकार आती ना तो वही अडानी जी का गुणगान गाते। मैं आपको सच बता रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पर देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी आने वाली थी। उस रिफाइनरी को उद्धव जी ने विरोध किया, उसको कैंसिल करने लगाया, उसको रोकने लगाया। और जब खुद सरकार में आए तो केंद्र सरकार को लेटर लिख दिया कि रिफाइनरी तैयार कीजिए। तो ये उनकी आदत है। अगर वो सरकार में होते और धारावी का प्रोजेक्ट अगर अडानी के पास जाता या इस प्रकार से अगर उसमें सक्सेसफुल बिल्डर अडानी होता तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्या उनके काल में अडानी कंपनी ने कोई काम नहीं किया है महाराष्ट्र में? देख लीजिए कितने काम उनके कालों में मिले। तब तो चलते थे अडानी। अरे भाई, हमको क्या है, हमको अडानी रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, जो सक्सेसफुल बिल्डर है उसको काम देना है। ये कहा जाता है आपकी तरफ से कि उद्धव ठाकरे ने अपने वैल्यूज और अपनी आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज किया कांग्रेस के साथ जाकर, शरद पवार के साथ जाकर। वो कहते हैं कि अजीत पवार के साथ जाकर आपने भी अपने वैल्यूज और अपनी आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज किया। देखिए, अजीत पवार हमारे साथ आने के बाद हम लोग हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को जनाब बाला साहब ठाकरे नहीं बोलते। लेकिन वो शरद पवार जी के साथ और कांग्रेस के साथ चले गए तो उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बोलना छोड़ दिया, जनाब बाला साहब ठाकरे बोलना चालू कर दिया, उर्दू में कैलेंडर छापना चालू कर दिया उन्होंने। आपने देखा होगा, बाकी तो छोड़ दीजिए जी, बाकी सब चल सकता है, लेकिन उनके कैंपेन में पाकिस्तान के झंडे दिखे। भैया ठीक है, हरा झंडा भी मैं समझ सकता हूँ, पाकिस्तान के झंडे दिखे, हमारे इसमें तो नहीं दिखे। तो देखिए, कोई किसी के साथ जाए, सवाल ये होता है कौन किसके रंग में रंगता है। अजीत पवार जी हमारे रंग में रंग गए और उद्धव ठाकरे जी शरद पवार और कांग्रेस के रंग में रंग गए। नहीं, लेकिन वो आपके पुराने रंग का जिक्र करते हैं और बोलते हैं कि आपने कहा था चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम, और अब आप उनके साथ हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो स्कैम हमने निकाला था, इसके अंदर करीब करीब 23 एफआईआर हुए, कई अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई, कई अधिकारी जेल में गए, कई के ऊपर केसेस चल रहे। तो एक बड़ा उसका लंबा ये रहा है। तो ये तो स्कैम हुआ था। अब ये ज़रूर था कि उस समय हमने अजीत पवार जी पर भी आरोप लगाया था, क्योंकि वो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर के रूप में उनकी जिम्मेदारी थी, इसलिए हमने उन पर आरोप लगाया था। तो हमने कोई गलत बात नहीं की थी, मिनिस्टर की तो जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब 10, 11, 12 साल उसमें निकल गए, सारी तफ्तीश हो गई, जिनके ऊपर सज़ा मिलनी उनके ऊपर सज़ा भी मिल गई। अब मैं तो ये समझ नहीं सकता हूँ कि 2.5 साल तो अजीत दादा के साथ ये बैठे हुए थे गले में गला डाल के, अब उनसे दूर चले गए तो ये खफा हो गए और उनके ऊपर बोलना चालू हो गया। तो आप क्या अजीत दादा को ईमानदार नेता मानते हैं? देखिए, मैं कौन सर्टिफिकेट बांटने वाला हूँ? मेरे पास थोड़ी सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, ये ईमानदार, ये बेईमान, मेरे पास नहीं है।